गुलाम सरवर साहब, ओवैसी साहब कह रहे हैं कि अब सड़कों पर आने का समय आ चुका है। इस सेंटेंस का मतलब मैं समझ नहीं पा रही हूँ। सीए से इसका क्या लेना देना है? देखिए, सबसे पहले ये जानना जरूरी कि सीए कोई सपना में मोदी जी के नहीं आया और अचानक रातों रात लिया गया कोई फैसला नहीं है और इस फैसले से कुछ होना भी नहीं है। सीए जो है वो 1955 का है, उसमें संशोधन हुआ और कई बार पहले भी हुआ है। तमाम सरकारें अपने वोट मतदाताओं को सामने रखकर अपने सुविधा के अनुसार से संशोधन करते आई है। यह परंपरा पुरानी है। उन्हीं परंपराओं का निर्वहन करते हुए मोदी जी ने भी अपना संशोधन किया। 5 साल पहले वो पास हो गया, सब कुछ हो गया, मुहर लग गई। प्रतीक्षा लोगों की थी कि कब लागू होगा। देने का कानून है, नागरिकता छीनने का नहीं। एक भ्रम, एक कुप्रचार होता है यहाँ कि भाई इससे मुसलमान को बाहर रखा गया। देखिए, पहली बात, इसमें बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान का जिक्र है। तो बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से मुसलमानों के आने का कोई लॉजिक बनता ही नहीं। तो यदि केवल 3 देशों तक सीमित है और उसमें मुसलमान माइनस है तो कोई आपत्ति की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। ये मेरा मानना तब भी, आज भी, आने वाले दिनों में। हाँ, मेरी आपत्ति है इस पर। मेरी आपत्ति यह है कि श्रीलंका से हमारा पौराणिक संबंध है, धार्मिक संबंध है और श्रीलंका से हिंदू भाई प्रताड़ित होकर आए हैं। तमिलनाडु, केरल में है शरणार्थी। तो सीए में यदि आपने पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान रखा तो आपको श्रीलंका को भी रखना चाहिए। ये मेरी आपत्ति है। दूसरी आपत्ति मेरी है कि आपने बौद्धिस्ट, हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध सबको रखा, लेकिन बौद्धिस्ट पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से नहीं आए हैं। लेकिन कुल मिलाकर मुसलमानों का इससे कोई लेना देना नहीं है। अब सवाल है वोट की पॉलिटिक्स है। मुसलमान सड़क पर नहीं आएगा तो मोदी जी फिर कैसे सफल होंगे? 2019 में यही हुआ था। सारे मुसलमान सड़क पर बैठाए गए थे और फिर देखिए नतीजा आपके सामने है। वही फिर उपाय किया जा रहा। जो लोग सड़क पर आने का आह्वान कर रहे हैं, मैं कैमरे पर कह रहा हूं, वो लोग या तो सरकार के एजेंडे में मिले हुए हैं, किसी भी तरह से मोदी जी को मैंने पोलराइज करा के काम के बल पर जो सरकार आए उस पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं, लेकिन ध्रुवीकरण की राजनीति को बढ़ावा देना, ये वो लोग जो सड़क पर उतरने का आह्वान करते हैं या विरोध करते हैं, मैं कह रहा हूं भारत के मुसलमानों से कि वो लोग ध्रुवीकरण की राजनीति को बल दे रहे हैं। ठीक है, शैलेंद्र दुबे जी प्लीज थोड़ा सा आगे आइए। ओवैसी साहब इससे पहले भी कई दफा कह चुके हैं इस तरह की बातें, प्रदर्शन कीजिए, आगे आइए, आगे बढ़िए। इस बार वो कह रहे हैं नागरिकता संशोधन कानून के लिए कि अब सड़कों पर आना होगा, मुसलमानों को सड़कों पर आना होगा। लेकिन मैं ये समझना चाहती हूँ, वो मुसलमानों को तो आगे कर देते, खुद कब आगे आएंगे? खुद तो कभी दिखते ही नहीं है, ना प्रदर्शन करते हुए, ना सड़क पर धरना देते हुए, ना कुछ और करते हुए। सहजा जी, आपने बहुत अहम बात की है और स्पेशली जो हमारे मुसलमान भाई हैं उसको बहुत गौर करने की ज़रूरत है। मुसलमानों की जो हालात है आज़ादी के बाद से लेकर, एक कमेटी बनी थी, सच्चर कमेटी, और सच्चर कमेटी ने जब इनके स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार को लेकर वो अपनी रिपोर्ट पेश की, वो यूपीए के समय रिपोर्ट आई। अगर तमाम जो विपक्षी दल हैं, अगर वो संजीदा होते मुसलमानों की हालत को सुधार करने के लिए, तो उस रिपोर्ट को इम्प्लीमेंट किया जाता, और वो 2014 तक वो इम्प्लीमेंट नहीं हुई है। क्या मेरी समझ से ये परे कि जो कोई भी ये कहता है कि नहीं मैं आपका हितकर हूँ, जैसे कोई ये कहता है ना कि नहीं मैं मुसलमानों का रहनुमा हूँ, तो समझिए वो सबसे बड़ा दुश्मन वही है। वो किसी भी क्षेत्र में आप ले लीजिए, इनमें से जितने भी राजनीतिक दल हैं, कोई ये कहता है कि मैं व्यापारियों का हित करने वाला हूँ, लेकिन व्यापारी कहाँ जा रहे हैं? सब प्रोग्रेस करते हैं। जो हम किसके साथ खड़े हैं? गरीबों के साथ खड़े हैं। हम किसके साथ खड़े हैं? किसानों के साथ खड़े हैं। हम किसके साथ खड़े हैं? मुसलमानों के साथ खड़े हैं। हालात क्या है इनकी? तो ये कहीं ना कहीं हमारी जो आवाम है उसको ये समझने की आवश्यकता है कि कौन सी ऐसी सरकार है जो बिना किसी जो है धर्म, जाति और इनको एड्रेस करते हुए काम कर रही है। अभी जो रिसेंट में गवर्नमेंट है, ये देखने वाली बात है कि उनकी जितनी भी स्कीम्स हैं, जितनी भी जो है जो प्रोसेस है, जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं, वो सारे जो बिना धर्म और जाति के। भाई गवर्नमेंट की कोई भी पॉलिसी है उसमें कहाँ इस बात का उल्लेख होता है कि नहीं ये मुसलमानों को इसका लाभ मिलेगा या इसमें जो है फलानी जाति को लाभ मिलेगा? जो उसके एलिजिबल है अप्लाई करेगा वो लाभान्वित होता है। तो ओवैसी जैसे लोगों को तो जाहिर सी बात है कि अब वक्त आ गया है कि जो नया युवा मुसलमान वर्ग है उसको ये समझने की आवश्यकता है। मैं ये कहता हूँ कि ये सारी चर्चा इतना जो है हिंदुस्तान के अंदर ही क्यों होती है, भारतवर्ष के अंदर ही क्यों होती है? मेरा ये मानना है, मैं थोड़ा अलग मतलब जो बात करना चाहूँगा कि मुसलमानों का कोई दूसरा जो है बुरा नहीं कर रहा, जो है मुसलमानों के अंदर, उनके अंदर ही समस्या है। मैं लॉजिकल एग्जाम्पल दे देता हूँ। आज जो है
वर्ल्ड के अंदर जो है ओआईसी मेंबर्स 57 हैं जो, अरे वो जो देश जो अपने संविधान में इस तरह का उल्लेख करते हैं कि हम जो है मुस्लिम राष्ट्र हैं, इस्लाम को मानने वाले हैं, उनके हालात देखिए आप जो। और जो भले ही जिन्होंने सिंबॉलिकली कर दिया हो, लेकिन उनकी पूजा पद्धति, उनका रिचुअल, जैसे इंडोनेशिया सबसे बड़ा देश है जो, आपने कहीं नहीं देखा होगा कि उसमें बड़े स्तर पर राइट्स हो रहे हो। हाँ, किनमें? बांग्लादेश ले लो, आपका अफगानिस्तान ले लो, आपका जो है जो तीसरा जो मुल्क है अफगानिस्तान ले लो। अफगानिस्तान में कौन से दूसरे धर्म वालों ने तो हमला किया था? वहाँ आपस में ही हुआ ना, तालिबान आया। तो ये समझने की आवश्यकता है कि मुसलमानों को अब जो है स्वयं अपने अंदर ही एनालिसिस करने की जरूरत है, उनका कोई दूसरा नहीं है, उनके घर में ही प्रॉब्लम है जो। ठीक है, मुन्ना खान जी प्लीज थोड़ा सा आगे आइए। ओवैसी साहब कह रहे हैं सड़कों पर आना पड़ेगा। वो खुद को मुसलमानों के हिमायती बताते हैं, नेता बताते हैं, बोलते हैं कि हम मुसलमानों के हक की बात करते हैं, लेकिन जब इलेक्शंस आते हैं तो ओवैसी साहब गैर मुसलमानों को अपनी पार्टी से उतारते हैं। दोहरे चेहरे नहीं रखते हैं। देखिए, आपको बिल्कुल सरल तरीके से समझना पड़ेगा कि ओवैसी कोई बीजेपी से बाहर नहीं है। ओवैसी बीजेपी की ही बी टीम है, हंसने की जरूरत नहीं, मैं प्रमाण देता हूँ इसके। कभी भी अगर आग भड़काने का काम हो, ध्रुवीकरण करने का काम हो, मुस्लिमों को भड़काने का काम हो, तो उसे ओवैसी से अच्छा आदमी मिलता नहीं जो उसको आग में हवा दे सके। बिल्कुल, तो मैं समझता हूँ ये बेवकूफ़। अगर ओवैसी कहता है कि मैं मुस्लिम का हितैषी हूँ, तो बताए ओबीसी बैलिस्टेड है, कितने पीड़ित मुसलमानों का केस लड़ा हुआ। पूरे तेलंगाना के अंदर सिर्फ 7 सीटों पे चुनाव लड़ता है, जिसका अस्तित्व खुद उसके राज्य में नहीं है, तो बाहर आकर के क्या ढिंडोरा पीट रहा है। तो इस बार देश का मुसलमान किसी के ध्रुवीकरण, बहकावे में, किसी गलत बयानी में नहीं आने वाला है। इस बार बहुत ही सोच समझ करके वोट देने वाले लोग हैं और वोट देंगे, क्योंकि पीड़ित की अगर बात करूं तो सभी वर्ग, सभी समुदाय में लोग पीड़ित है, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सभी वर्ग में 45 करोड़ युवा जो बेरोजगार है वो सिर्फ मुस्लिम और हिंदू का नहीं है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी वर्ग के लोग हैं। तो इस बार जो चुनाव होंगे वो चुनाव विकास और काम पे होंगे। इस बार जो चुनाव होंगे 2013 के लच्छेदार भाषणों पे चुनाव होंगे, न कि ओवैसी पे, न शमशान पे, न कब्रिस्तान पे, न हिंदुस्तान पे, न नागरिकता कानून का समर्थन करते हैं? नहीं, बिल्कुल, इसमें किसी तरह का किसी मुस्लिम भाई को कोई ठेस नहीं पहुंच रहा, तो स्वागत करना चाहिए। इसमें सरकार तो किसी को नहीं पीड़ित कर रहा, दबाव नहीं बना रहा। हाँ, ओवैसी के द्वारा भड़काए गए बातों पे अगर आए तो जब शाहीन बाग में धरना हो रहा था बीते कुछ समय पहले, तो हर पार्टी के नेता पहुंच जाते थे वहां पर सपोर्ट करने, क्यों? देखिए, शाहीन बाग वो साल दूसरा था, ये साल दूसरा है। अनसमझे में अगर कोई धरना प्रदर्शन हो, किसी को नुकसान पहुंचा हो, तो उसके लिए मैं समझता हूँ क्षमा मांगने की जरूरत है। बशर्ते अब जो सीए आया उसमें मुस्लिम का कोई मुस्लिम का कोई नुकसान है, न मुस्लिम का कोई नुकसान होने वाला है। तो इसलिए सभी मुस्लिम भाइयों से, आपके न्यूज चैनल के माध्यम से मैं कहता हूँ कि सभी मुस्लिम भाइयों को शांत रहना चाहिए और शांति से काम करना चाहिए। हाँ, एक बात जरूर है, जो चुनावी ट्रम्प खेला गया है, चुनाव के दौरान जो इनका सीए का इवेंट, ये थोड़ा संशय जाहिर करता है, थोड़ा असमंजस में लोग हैं कि चुनाव के दौरान ही सीए क्यों। 10 साल में सरकार को सीए याद नहीं आया। जब आज युवा सवाल करेंगे तो वो बोलेंगे देखो देखो मैंने राम मंदिर बना दिया, देखो मैंने सीए लाया, देखो मैंने 3 तलाक लाया। तो कहीं ना कहीं गहन मुद्दे को दबाने के लिए भी ये काट खेला गया। अच्छा, अनिल गर्ग जी, क्या वाकई ऐसा है कि सरकार बाकी मुद्दों को छुपाना चाहती है और कुछ अपनी उपलब्धियों के जरिए 2024 में जीत हासिल करना चाहती है? ये छुपाना किनको चाहती है? मुझे तो लगता नहीं सरकार कुछ छुपा रही है। सरकार तो एक एक करके उन विषयों को भी ले रही है जिसको कोई छूना नहीं चाहता। इनको डर लगता था इसको छुएंगे तो हमें राजनीतिक रूप से नुकसान हो जाएगा। आप कोई भी मुद्दा उठा लीजिए, आप मान लो सीए की बात करती है, इस मुद्दे पे सरकार ने क्या छुपाया? जैसे ये सरकार सत्ता में आई, इसने इस बिल को लेके आए और इसको कानूनी रूप दिया। ये तो कोविड-19 नहीं आता तो हो सकता है बहुत पहले नोटिफिकेशन हो जाता, और इसमें तो सरकार को छुपाने में कोई चीज़ ही नहीं है। देखो 1950 में नेहरू लियाकत अली पैक्ट हुआ था, उसमें ये साफ साफ था जो लोग हिंदू वहाँ से आना चाहते हैं, उस समय तो बांग्लादेश बना नहीं था, पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान से जो लोग हिंदू आना चाहते हैं, अन्य धर्मों को माइनॉरिटी आना चाहते हैं, उनको भेजा जाएगा और उनको यहाँ पे नागरिकता दी जाएगी। और यहाँ से भी अगर कोई मुसलमान जाना चाहता है तो जा सकता है। तो नेहरू और लियाकत जो पैक्ट था उसको कानूनी जामा पहनाने का काम मोदी सरकार ने किया। मुझे लगता है इसमें विरोध करने वाली कोई बात है ही नहीं। जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं वो सिर्फ राजनीतिक रूप से अपनी रोटियां सेकना चाहते हैं, गर्म करना चाहते हैं। ठीक है। अरोड़ा जी, जब इसमें कोई विरोध करने वाली बात नहीं है तो फिर ओवैसी साहब क्यों कह रहे हैं कि भाई सड़कों पर आने की जरूरत है, जबकि खुद वो एसी रूम में बैठे रहते हैं और वहीं से जो भी कहना होता है कह देते हैं? देखिए, राजनीतिक रोटियां सेकना ओवैसी साहब का शुरू से ही काम रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें मुसलमानों का तो कोई तथ्य है ही नहीं। बात समझने वाली यह है कि जब भारत आज़ाद हुआ तो धर्म के आधार पर हुआ। उस समय पे जब टुकड़े हुए, पाकिस्तान बना, उसमें से बांग्लादेश बना, उस समय पे हमारे कुछ हिंदू, बौद्ध, पारसी, सिख वहाँ रह गए।
अब वो लोग जो वहाँ रह गए उनका वहाँ उत्पीड़न शुरू हुआ, जबकि हिंदुस्तान में मुसलमान उतने खुशहाल हैं जितने हिंदू हैं, यहाँ किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। अब वो जिनका उत्पीड़न हुआ पाकिस्तान में की बात करें, चाहे बांग्लादेश की बात करें, चाहे अफगानिस्तान की बात करें, वो धीरे धीरे भारत की तरफ उन्होंने पलायन करना शुरू किया। ऐसे लोगों को नागरिकता नहीं मिल पाई।